Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BSOG 171 that is Indian Society Images and Realities. तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट कोड एंटर करना है, दैट इज़ BSOG, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। वापस अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, that is, what are the major forces that unify India? Explain in detail. So India is a vast country with great diversity in language, religion, culture and tradition. तो भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर हमको कई सारी विविधताएं देखने को मिलती है इनके भाषा में, धर्म में, संस्कृति और परंपरा में। Despite these differences, several strong forces help in maintaining unity among its people. तो इतने सारे अंतर होने के बावजूद यहाँ पे कई सारे ऐसे फोर्सेज हैं, ताकत हैं, जो कि इनके लोगों के बीच में एकता बनाए रखने में मदद करता है। These forces bind the nation together and create a feeling of unity in diversity. और ये जो ताकत है ये पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ के रखता है और एक फीलिंग बनाता है जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। ठीक है, तो क्या है ये सारे फोर्सेज, किन फोर्सेज की वजह से ऐसा होता है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिफाइंग फोर्स। तो भारत का जो संविधान है वो एक क्या है, बहुत बड़ा क्या है, ताकत है, जो कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है। इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ये यहाँ के सारे नागरिकों को एक साथ जोड़ के रखता है, एक साथ उनको अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी लिंग के क्यों ना हो। ठीक है, इट प्रमोट्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके साथ साथ ये न्याय को, स्वतंत्रता को, एकता को और भाईचारे को भी प्रमोट करता है। इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउज पीपल टू चूज दियर लीडर्स थ्रू इलेक्शंस। तो भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, वो यहाँ के लोगों को अलाउ करता है कि वो अपने नेता को खुद से इलेक्शंस के दौरान चुने, विच गिव्स एवरीवन अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग, जिसकी वजह से सभी लोगों को हिस्से लेने का मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेशनल सिम्बल्स एंड इंस्टीट्यूशन। So national symbols like national flag, national anthem, national emblem create a sense of pride and unity. तो भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, ट्राइकलर, ठीक है, सैफरन, वाइट, ग्रीन, नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन, एंड नेशनल एम्बलम दैट इज 4 लायंस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमको गर्व और एकता का प्रतीक है। ठीक है, institutions like parliament, supreme courts and election commission ensures that country functions smoothly and fairly, strengthening national unity. तो हमारे यहाँ कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और जो हमारे इलेक्शन कमीशन हो गया, वो पक्का करता है कि जो कंट्री है वो अच्छे से काम करे, ठीक है, बेहतर तरीके से काम करे, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जो एकता है, ठीक है, उसको बनाए रखता है, उसको मजबूत रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडम स्ट्रगल लेगेसी। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल ब्राउट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड बैकग्राउंड्स टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, यानी कि जो भारत के स्वतंत्रता की जो भी यहाँ पे स्ट्रगल्स हमको देखने को मिली, वहाँ पर लोगों को अलग अलग जगहों से, अलग अलग बैकग्राउंड से मिल करके साथ आए और उन्होंने एक साथ मिल करके ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड अदर्स यूनाइटेड द कंट्री विद अ कॉमन गोल, इंडिपेंडेंस। तो जैसे कि हमारे नेता थे महात्मा गांधी हो गए, और भी जो दूसरे नेता थे, उन्होंने लोगों को एक साथ यूनाइट किया और एक लक्ष्य, ठीक है, एक कॉमन गोल, सबके लिए एक समान लक्ष्य रखा, जो था क्या, कि हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, दिस शेयर्ड हिस्ट्री स्टिल इंस्पायर्स यूनिटी अमॉन्ग इंडिया। और इसके वजह से ये जो इतिहास है ये हमको अभी भी क्या करता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि भारत के अंदर क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट इज कल्चरल यूनिटी। इंडिया हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज। तो भारत के अंदर हम देखेंगे तो कई सारे सांस्कृतिक विरासत पहले से यहाँ पे हैं। फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड पोंगल्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे कई सारे त्यौहार हम मनाते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस, पोंगल जैसे हम यहाँ पे पूरे देश भर में त्यौहार मनाते हैं। पीपल रिस्पेक्ट्स ईच अदर्स ट्रेडिशंस विच प्रमोट्स हारमोनी। यहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे के परंपरा को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक सद्भाव की भावना बनी रहती है। ठीक है। आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर ऑल्सो कनेक्ट पीपल बियॉन्ड रीजनल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे आर्ट कला हो गया, म्यूजिक यानी कि संगीत हो गया, डांस यानी नृत्य हो गया, और लिटरेचर साहित्य हो गया, ये सभी है जो कोई भी रीजनल बाउंड्रीज को नहीं देखता है और लोगों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। यानी कि आप किसी भी जगह का आप म्यूजिक सुन रहे हो, उर्दू में आप म्यूजिक सुन रहे हो, हिंदी में म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, डांस सीख रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, ये जोड़ करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं भारत के अंदर वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उनके, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, स्रोत के लिए, संसाधन के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। ठीक है। जैसे कि सम स्टेट्स प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स वाइल अदर्स आर सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ जो स्टेट्स हैं वो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, वही जो दूसरे स्टेट्स हैं वो इंडस्ट्रीज के सेंटर हैं। ठीक है। दिस इकोनॉमिक कनेक्शंस हेल्प मेंटेन यूनिटी एज पीपल रिलाई ऑन ईच अदर। और इससे क्या होता है कि एक जो स्टेट है वो दूसरे स्टेट पे क्या है, रिलाई करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक यूनिटी बना रहता है। ठीक है। Next is the transport and communication. Modern transport systems like railways, roadways and airways connect different parts of the country. तो आज जो हमारा आधुनिक जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया है, जहाँ पे हम रेलवेज देखते हैं, ठीक है, रोडवेज देखते हैं, और यहाँ पे कि एरोप्लेन देखते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे अलग अलग देश के हिस्सों को आपस में जोड़े रखता है। कम्युनिकेशन टूल्स लाइक मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स एंड द इंटरनेट हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड, रिड्यूसिंग डिस्टेंस एंड डिफरेंसेज। तो आज जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन टूल्स आ गए हैं, जैसे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो गया है, टेलीविज़न हो गया है, और इंटरनेट की सुविधा जो आ गई है, इससे हमारे पास क्या हो गया है कि हम लोगों से आपस में जुड़े रहते हैं, इन्फॉर्म्ड रहते हैं। ठीक है। और जिससे कि हमारी जो दूरी है या फिर जो भी अंतर है वो कम हो गया है। ठीक है। Next is education and media. So education teaches value of unity, tolerance and respect for diversity. तो जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमको महत्व सिखाता है एकता का, ठीक है, टॉलरेंस का, सहनशीलता का, और हमको रिस्पेक्ट करने को कहता है हमारी जो भी विविधता है उसको। ठीक है। मीडिया इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स, टीवी एंड सोशल मीडिया स्प्रेड अवेयरनेस एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर बाय शेयरिंग कॉमन न्यूज़ एंड आइडियाज़। जो हमारी मीडिया है, जिसमें हमारा टेलीविज़न आता है, सॉरी न्यूज़पेपर आता है, टेलीविज़न आता है और सोशल मीडिया आता है, वो जागरूकता फैलाती है और लोगों को एक साथ जोड़ करके रखती है एक समान का, हाँ, एक समान के न्यूज़ और आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। ठीक है। एक समान के विचार समाचार को वो शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन. So in conclusion we see that India remains united because of its strong constitution, shared history, cultural bonds and modern system. तो भारत में जो हमको ये यूनाइटेड देखने को मिलता है, भारत जो एकता देखने को मिलता है भारत के अंदर, वो इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो संविधान है बहुत मजबूत है, ये एक समान इतिहास को शेयर करते हैं। ठीक है। इनका जो अपना जो सांस्कृतिक बॉन्ड है एक तरह से कल्चरल बॉन्ड से, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, और जो मॉडर्न सिस्टम है इनकी वजह से ये एक साथ अच्छे से जुड़े हुए यूनाइटेड है। These forces work together to maintain peace and harmony and sense of national identity among its diverse population. और ये जो ताकत है ये लोगों को एक साथ जोड़ता है, इनके बीच में शांति बनाता है, ठीक है, भाईचारे को बढ़ाता है, और साथ ही साथ एक सद्भाव की भावना रखता है। इनकी एक समान एक आइडेंटिटी को ये शेयर करते हैं अपने इतने डाइवर्स पॉपुलेशन होने के बावजूद। ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कि भारत के अंदर किस तरह से जो है एक समान एक यूनिटी बनी हुई है और क्या क्या फोर्सेज हैं जो इसको यूनाइटेड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस महात्मा गांधीज व्यू ऑन इंडियन विलेज। तो इंडियन विलेज के ऊपर महात्मा गांधी का क्या व्यू था, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो महात्मा गांधी बिलीव दैट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेज। तो महात्मा गांधी ये मानते थे, ये विश्वास करते थे कि जो रियल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो वास्तविक में जो मजबूती है वो भारत का उनके गाँव के अंदर है। ही ऑफन सेड दैट इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज। और ये भी वो कहते थे अक्सर कि भारत जो है वो अपने गाँव में ही रहता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ रूरल एरियाज। उनके अनुसार जो अगर हम देश का अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम
गांव के कंडीशंस को बेहतर ना कर लें, ठीक है। तो अगर हम गांव के कंडीशन को बेहतर करेंगे तभी हम देश का मतलब विकास कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, उनके जो व्यूज़ थे। विलेज एज द हार्ट ऑफ इंडिया, गांधी सॉ विलेजेस एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। गांधी जो देखते थे कि गांव जो है वो क्या है, एक तरह से नींव है भारत के जो समाज है उसका। He believed that most people in India lived in village, so their progress would lead the progress of the whole nation. वो ये मानते थे कि भारत के बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, इसलिए उनका प्रोग्रेस होना ही क्या होगा, देश का प्रोग्रेस होगा, नेशन का प्रोग्रेस होगा, ठीक है। ही वॉन्टेड विलेज टू बी सेल्फ रिलायंट एंड स्ट्रॉन्ग। वो चाहते थे कि जो गाँव है वो आत्मनिर्भर बने और ताकतवर बने। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज स्वराज। गांधी इंट्रोड्यूस गांधी इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ विलेज स्वराज विच मीन्स सेल्फ गवर्न विलेज। तो गांधी जी ने एक विचार को जन्म दिया था, ठीक है, स्टार्ट किया था, दैट इज विलेज स्वराज, जिसका मतलब था स्वशासित गांव, ठीक है। ही वॉन्टेड एवरी विलेज टू फंक्शन लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स विदाउट डिपेंडिंग टू मच ऑन सिटीज़ और द गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि जो भी गाँव है वो अपना खुद से छोटा मोटा जो भी है खुद का एक रिपब्लिक बनाए, ठीक है, और अपने अफेयर्स को खुद ही क्या करें, मैनेज करें, ठीक है, और ज़्यादा वो दूसरे शहर पे या फिर सरकार पे ज़्यादा वो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। विलेज शुड हैव दियर ऑन सिस्टम्स फॉर एजुकेशन, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो गांव जो होंगे वो क्या होंगे, खुद ही अपना उनका सिस्टम होगा, ठीक है, अपने शिक्षा का, ठीक है, न्याय का और अपना प्रशासन का, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी। सो गांधी emphasized that village should be economically self-sufficient। तो गांधी जी चाहते थे कि जो गांव है उसको क्या होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, मतलब कि आत्मनिर्भर हो, ठीक है। दिस मीन्स दे शुड प्रोड्यूस देयर ऑन फूड्स, क्लॉथ्स एंड बेसिक नीड्स। इसका मतलब ये है कि वो अपना खुद का जितना उनको भोजन चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस करें, ठीक है, अपने क्लॉथ को खुद ही प्रोड्यूस करें और अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करें। ही प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक स्पिनिंग एंड वीविंग सो दैट विलेजर्स could earn their livelihood locally and not dependent on big industries। तो इसलिए उन्होंने प्रमोट किया था कॉटेज इंडस्ट्रीज को, जैसे कि स्पिनिंग करना, ठीक है, यानी कि कताई का काम, वेविंग करना यानी कि बुनाई का काम, जिससे कि गांव वाले लोग जो हैं वो अपना जीवन जीने के लिए जो लोकली चीज़ है वो अपना खुद से तैयार कर सकें और ज़्यादा वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा ना कि गांधी जी चरखा चलाते थे, तो ठीक है, वो इसीलिए। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंपल लिविंग। गांधी बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी का जो विचार था कि वो एक सामान्य जीवन और उच्च विचार था, ठीक है, उस पर वो मानते थे। ही इनकरेज विलेजर्स टू लिव अ सिंपल ऑनेस्ट लाइफ विदाउट विदाउट अननेसेसरी लग्जरी, ठीक है। तो वो जो थे वो विलेजर्स को क्या करते थे, इनकरेज करते थे कि आप एक सिंपल और ईमानदारी वाले जीवन को जिए, ठीक है, बिना कोई ज़्यादा कोई लग्जरी लाइफ नहीं, विलासता का जीवन ज़्यादा नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम हैप्पीनेस कम फ्रॉम सेटिस्फैक्शन नॉट फ्रॉम मटेरियल वेल्थ। उनके अनुसार क्या था कि जो हमको खुशियाँ हैं वो कैसे मिलती हैं, हमको सेटिस्फैक्शन से मिलती है, ठीक है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमें खुशियाँ मिलेगी, और जो मटेरियल वेल्थ है वो तो आज है कल नहीं और फिर परसों है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं कर देता है, ठीक है। मटेरियल वेल्थ आपके पास आज कुछ भी हो जाए, आपको कुछ ना कुछ और घटते ही रहेगा, ठीक है, आप फिर कुछ चाहोगे, ठीक है, तो आपकी चाह हमेशा बढ़ते रहेगी, आपको सेटिस्फैक्शन इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो गांधी मानते थे कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस एंड हेल्थ। सो गांधी गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू क्लीनलीनेस इन विलेज। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था साफ़ सफाई को गांव में, ठीक है। ही बिलीव दैट अ क्लीन इन्वायरमेंट लीड्स टू गुड हेल्थ। उनका मानना था कि अगर एक हमारा स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ अगर हमारा क्या होगा, पूरा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो जिससे हमें क्या होगा, हमारा जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। ही इनकरेज विलेजर्स टू मेंटेन हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीन सराउंडिंग्स। इसलिए वो अपने गांव के लोगों को क्या करते थे, इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि वो स्वच्छता बनाए रखे, साफ सफाई करते रहे, ठीक है, चारों तरफ क्या रहे, सफाई रहे, ठीक है। इसलिए आपको पता होगा ना कि वो सफाई का काम भी किए थे, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। गांधी स्ट्रांगली अपोज डिस्क्रिमिनेशन लाइक अनटचेबिलिटी। गांधी जी जो थे वो बहुत ही कड़े तरीके से क्या करते थे, अपोज करते थे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुएछूत। ही वांटेड विलेज वेयर ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। वो चाहते थे कि ऐसा गांव जहां पर सभी लोगों को एक समान उनके साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन और जेंडर के क्यों ना हो।
ही बिलीव दैट सोशल हार्मोनी इज इसेंशियल फॉर विलेज डेवलपमेंट। वो मानते थे कि जो हमारी सोशल हार्मोनी है वो बहुत ज़रूरी है गांव के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशन। गांधी सपोर्टेड बेसिक एजुकेशन इन विलेज। तो गांधी जी जो बेसिक एजुकेशन है उसको सपोर्ट करते थे गांव में। ही बिलीव एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड रिलेटेड टू डेली लाइफ। वो मानते थे कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेट हो, ठीक है। इट शुड हेल्प विलेजर्स बिकम स्किल्ड एंड सेल्फ रिलायंट। जिससे क्या होगा, जो विलेजर होंगे वो कुशल बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्फ रिलायंट होंगे, ठीक है, ठीक है, खुद पे मतलब आत्मनिर्भर होंगे, ठीक है। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो खुद से खुद के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, दैट इज द सेल्फ रिलायंट। सो कंक्लूजन में हम समझेंगे गांधीज विजन ऑफ इंडियन विलेज आर बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी एंड मॉडर्न मोरल वैल्यूज़। तो गांधी जी का जो विज़न था, ठीक है, कि जो भारत के जो गांव हैं वो किस पे आधारित हो, वो सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो, सिंप्लिसिटी हो मतलब सामान्य जीवन जीने वाले हों, इक्वली हो, सबके लिए समान हो, और मोरल वैल्यूज़ को सब फॉलो करें। ही वांटेड विलेज टू बी इंडिपेंडेंट, क्लीन एंड पीसफुल कम्युनिटीज़। वो चाहते थे कि जो गांव हैं वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि किसी पे आश्रित ना हो, ठीक है, क्लीन हो, साफ सुथरा हो, और पीसफुल हो, शांति जहाँ पे हो, ठीक है। इवन टुडे हिज आइडिया आर इम्पॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लिविंग इन इंडिया। यहाँ तक कि आज भी उनका जो विचार था वो क्या है, आज भी क्या है, जो गांव का जो विकास है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही साथ जो एक टिकाऊ जीवन जीने के लिए भारत में भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज भी उनके विचार को उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास। सो कास्ट एंड क्लास आर टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ सोशल डिविजन्स स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। तो भारत जैसे देश में कास्ट मीन्स जाति, ठीक है, एंड क्लास मीन्स वर्ग, ठीक है। तो ये जो जाति और वर्ग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हो जाते हैं जो कि समाज को विभाजित करते हैं, ठीक है, भारत के अंदर, ठीक है। बोथ डिटरमाइन अ पर्सन्स सोशल स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड द वे ऑफ लाइफ, बट दे आर डिफरेंट इन नेचर एंड ऑल्सो क्लोजली कनेक्टेड। तो ये दोनों जो हैं वो किसी भी व्यक्ति का जो सोशल समाज में जो उनका स्थिति है उसको ये बताते हैं, बट लेकिन समाज में स्थिति, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसा उनका जीवन जीने का तरीका है, ये सब बताते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये दोनों आपस में डिफरेंट भी हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये आपस में एक तरह से डिफरेंट भी हैं, बट कुछ चीज़ों में ये जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लास और कास्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो होता क्या है, व्हाट इज़ द कास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कास्ट को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो कास्ट इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ। तो कास्ट क्या है, एक पारंपरिक प्रथा है, ठीक है, जो कि जन्म पे आधारित होता है। ए पर्सन इज बॉर्न इन टू अ कास्ट एंड यूजुअली रिमेन्स इन इट फॉर लाइफ। एक जो पर्सन है उसका जन्म किसी अगर एक कास्ट में होता है तो वो पूरे जीवन उसी कास्ट में रह जाता है। इट इज़ लिंक्ड विद रिलीजन, कस्टम्स एंड सोशल रूल्स। और ये आपके रिलीजन, कस्टम्स और सोशल रूल्स से जुड़ा रहता है। इन द कास्ट सिस्टम सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स हैज़ इट्स ऑन ऑक्यूपेशन, स्टेटस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें समाज जो होता है वो अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है और आपको एक फिक्स्ड ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। और हर ग्रुप का अपना एक ऑक्यूपेशन होता है, स्टेटस होता है और रिस्ट्रिक्शंस होता है। फॉर एग्जाम्पल सम कास्ट वेर कंसिडर्ड हायर एंड अदर लोअर लीडिंग टू इनइक्वालिटी। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे, कुछ कास्ट जो होते हैं उनको हायर पोजीशन दिया गया है और कुछ को लोअर, जिससे कि समाज में एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो कास्ट जो होता है, जैसे कि हायर कास्ट में ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, डिवीज़न किया गया है, ठीक है। अब जो ब्राह्मण कास्ट में जन्म लेगा वो शुरू से ही ब्राह्मण रहेगा और अपने पूरे जीवन भर वो ब्राह्मण ही रहेगा। उसी तरह से जो शूद्र कास्ट, लोअर कास्ट में जो जन्म लेगा वो बाई बर्थ एक शूद्र होगा और पूरे अपने लाइफ टाइम तक वो एक शूद्र ही रहेगा। तो इनके ऑक्यूपेशन पहले से डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो अब क्लास क्या है, व्हाट इज द क्लास। सो क्लास इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो क्लास जो होता है, वर्ग जो होता है, वो क्या होता है, आपके इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है, आपकी शिक्षा कितनी है और आपका पेशा कैसा है। अनलाइक कास्ट, क्लास इज नॉट फिक्स्ड। जिस तरह से कास्ट फिक्स्ड होता है, क्लास फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। ए पर्सन कैन मूव फ्रॉम ए लोअर क्लास टू हायर क्लास थ्रू हार्ड वर्क, एजुकेशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो एक इंसान एक लोअर क्लास से हायर क्लास में जा सकता है कड़ी मेहनत से, ठीक है, अच्छी शिक्षा से और एक बेहतर अवसर से। फॉर एग्जाम्पल समवन बॉर्न इन अ पुअर फैमिली कैन बिकम रिच एंड इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन। जैसे कि कोई अगर बहुत ही गरीब का बच्चा जन्म लिया है तो वो अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन करके वो क्या हो सकता है, अमीर बन सकता है, ठीक है। और अमीर जब बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक रिच फैमिली में अपना चला जाएगा और अपना सोशल जो उसका स्टेटस होगा वो भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है।
अब इन दोनों का क्या रिलेशन होता है इसको हम समझते हैं. Although caste and class are different, but they are closely related in many ways. First is caste influences class. In many cases, people from higher caste have better access to education, land and jobs. तो बहुत सारे केसेस में हमको देखने को मिलता है कि जो हायर कास्ट के लोग होते हैं उनके पास बेहतर, ठीक है, बेहतर उनके पास सुविधाएं होती हैं शिक्षा का, ठीक है, लैंड ज़मीन का, ठीक है, और जॉब्स का, ठीक है. दिस gives them economic advantage and places them in higher classes, जिससे कि उनको एक इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिलता है और वो शुरू से क्या हायर क्लासेस में वो प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है. वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो इतिहास से ही डिस्क्रिमिनेशन वो फेस किए हैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके पास लिमिटिंग उनके पास चांसेस रहे हैं अपने क्लास पोजीशन को इम्प्रूव करने का, ठीक है. तो बहुत कम उनके पास मौका होता है कि वो अपने आप को बेहतर कर सकें, ठीक है. सेकेंड इज क्लास कैन चेंज कास्ट इम्पैक्ट. विथ modernization, education and urbanization, class is becoming more important. तो आज का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है, शिक्षा हो रहा है और जो अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो रहा है, इससे जो क्लास है, वर्ग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ए पर्सन फ्रॉम ए लोअर कास्ट बट with good education and income can achieve a higher class status and gain respect in society. तो एक इंसान जो हो सकता है कि लोअर कास्ट का हो बट अच्छी शिक्षा और अच्छा वेतन पा करके वो हायर क्लास में चला जा सकता है और उसका स्टेटस और रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में बढ़ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज ओवरलैप इन रूरल एरियाज. सो इन विलेज कास्ट एंड क्लास आर ऑफ एन ओवरलैप, ठीक है. अगर हम गांव की बात करें तो यहाँ पे चाहे वो कास्ट हो या क्लास हो वो एक साथ चलता है, ठीक है, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, कास्ट और क्लास ओवरलैप कर जाता है. हायर कास्ट यूजुअली ऑन मोर लैंड एंड वेल्थ वाइल लोअर कास्ट में वर्क्स एज लेबरर्स. हायर जो कास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन होता है, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है. वहीं जो लोअर कास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है. सो कास्ट एंड क्लास रीइंफोर्स ईच अदर. तो यहाँ पे कास्ट और क्लास क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज चेंज इन अर्बन एरियाज. वही अर्बन एरियाज में हमको बदलाव देखने को मिलता है. इन सिटीज क्लास मैटर्स मोर देन कास्ट. यहाँ पे जो क्लास होता है ना वो ज़्यादा मैटर करता है, चाहे आप किसी भी कास्ट के क्यों ना हो. जॉब्स, इनकम एंड लाइफ स्टाइल बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन बर्थ. यहाँ पे आपके जॉब्स हो गया, कौन सा जॉब आप कर रहे हो, कितने ऊपर पोस्ट पे हो, ठीक है, कैसा इनकम है आपका और कैसा आप जीवन जीते हो, ये ज़्यादा महत्व रखता है आपके बर्थ के अनुसार कि आप किस कास्ट में बर्थ लिए हो उससे, ठीक है. हाउएवर कास्ट स्टिल प्ले अ रोल इन सोशल रिलेशंस लाइक मैरिजेस एंड पॉलिटिक्स, ठीक है. फिर भी लेकिन यहाँ पे जो कास्ट है वो एक अहम भूमिका निभाता है आपके समाज के रिश्तों में, जैसे कि मैरिजेस हो गए या फिर आपका पॉलिटिक्स हो गया, इसमें भी ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है. कंक्लूजन में हम समझेंगे कास्ट एंड क्लास आर इंटरकनेक्टेड सिस्टम. कास्ट और क्लास जो है दोनों क्या है, आपस में एक जुड़ा हुआ सिस्टम है, ठीक है. व्हाइल कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड इज रिजिड, क्लास इज फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन. जहाँ पर जो कास्ट है हमारा वो बाई बर्थ हमको मिलता है और एक रिजिड है, इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते हैं, मतलब एक कास्ट में हम हैं तो इसी कास्ट में रहेंगे, दूसरे कास्ट में नहीं जा सकते हैं. वहीं अगर जो क्लास की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, हम इसमें क्लास में मूवमेंट देख सकते हैं. उसके साथ साथ ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे बेस्ड होता है. इन मॉडर्न सोसाइटी द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लास इज इंक्रीजिंग बट कास्ट स्टिल कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ. आधुनिक समाज में हमको जो क्लास है, वर्ग है, उसकी महत्व ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन जो कास्ट है वो आज भी क्या है, अपना प्रभाव रखता है लोगों के जीवन के ऊपर. अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स हेल्प्स अस सी हाउ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड. तो जो यहाँ पे हमको जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी जो समझ है वो कहीं ना कहीं हमको ये समझने में मदद करती है कि कैसे जो असमानता है वो बनी हुई है और कैसे ये धीरे धीरे कम हो सकती है, ठीक है. तो हमने देखा कि किस तरह से कास्ट जो है और जो क्लास है वो एक अहम रोल निभाता है समाज के अंदर दो मतलब ग्रुप्स में बांटने के लोगों को, ठीक है. तो इस तरह से इनका रोल हमने देख लिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कल्चर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन is influenced by its past. Discuss. So Indian civilization is one of the oldest in the world and its culture has been deeply shaped by its long and rich past. तो भारत का जो ये सभ्यता है ये बहुत ही पुराना रहा है पूरे विश्व भर का, ठीक है, और इसके जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं इसके पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है. द ट्रेडिशन, बिलीव्स, वैल्यूज and practices that we see in India today are strongly connected to its historical experiences. तो वही करें कि यहाँ पर जो परंपरा है, ठीक है, जो यहाँ पे लोगों का मानना है, मान्यताएं हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, महत्व और जो प्रैक्टिसेस हैं यानी कि जो वो मतलब प्रथा अपनाते हैं, वो सारे भारत में जो देखने को आज मिलता है वो कहीं ना कहीं इसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस यानी कि जो इसके ऐतिहासिक जो भी चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है. तो एक एक करके हम इसको समझते हैं. फर्स्ट इज द एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड कॉन्टिन्यूटी. India's culture has continued
फ्रॉम एंशियंट टाइम्स विदाउट मेजर ब्रेक्स। तो भारत का जो यहाँ पे कल्चर है, संस्कृति है, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, प्राचीन समय से चला आ रहा है, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के। प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स केम फ्रॉम अर्ली सिविलाइजेशन सच एज द इंडस वैली एंड वैदिक पीरियड्स। तो अगर हम आज की जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि हम योगा करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, या फिर अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ये हमारे बहुत पुरानी सभ्यताएं से चली आ रही हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो कहते हैं, या फिर जो हमारा वैदिक पीरियड था उसके समय से, ठीक है, तो उसी को हम लेकर के अभी तक चल रहे हैं। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स and customs followed today have roots in ancient traditions, showing how the past still lives in the present। जो हमारे त्यौहार होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, रिवाज होते हैं, और जो हमारे कस्टम्स होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ये सारी क्या हैं, हम जो आज फॉलो करते हैं, वो हमारे एंशियंट ट्रेडिशन से आए हैं, ठीक है, उनको ही हम फॉलो करते हैं, जो कि हमको ये दिखाता है कि किस तरह से जो पास्ट है वो आज भी प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स। India has been the birthplace of major religions like Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism। तो भारत जो है वो कई सारे धर्मों का जन्म है, ठीक है, जन्मदाता माना गया है, जैसे कि हिंदू धर्म, ठीक है, बुद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म और सिखिज्म, ठीक है। These religions have shaped Indians values such as non-violence, टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और ये सारे जो धर्म हैं वो कहीं ना कहीं भारत को कह दिया है, उसके मतलब महत्व को मतलब बढ़ाया है, जैसे कि यहाँ पर अहिंसा का प्रतीक करना, ठीक है, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता लाना, और एक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना, ठीक है, इसको बढ़ाया है। द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम सेंचुरीज टू पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर पीसफुली। और जो यहाँ पे जो आइडिया है, ठीक है, जो विचार है विविधता में एकता का, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पुराने शताब्दियों से चला आ रहा है लोगों के बीच में, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं जो एक साथ मिलकर के शांतिपूर्वक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। सो इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स इट्स हिस्ट्री थ्रू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो भारत का जो कल्चर है, जो भारत का जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं इसके आर्ट और आर्किटेक्चर से हमको देखने को मिलता है, वास्तुकला से। टेम्पल्स, मोनूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स फ्रॉम एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड सो आर्टिस्टिक एक्सेलेंस। तो यहाँ पे की जो मंदिरें हैं, स्मारकें हैं, ठीक है, और मूर्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं हमको हमारे एंशियंट टाइम से और मेडिवल पीरियड से हमको देखने को मिलती है, जो इसके आर्टिस्टिक एक्सेलेंस यानी कि कलात्मक उत्कृष्टता को बताती है। क्लासिकल डांसेज, म्यूजिक एंड लिटरेचर लाइक एपेक्स, रामायण एंड महाभारत स्टिल इन्फ्लुएंस मॉडर्न कल्चर एंड थिंकिंग। तो जो यहाँ पे, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, संगीत है, ठीक है, लिटरेचर है, साहित्य है, और जो इपिक्स हैं, इपिक्स मीन्स महाकाव्य, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वो आज भी इन्फ्लुएंस करती है आज के संस्कृति को और यहाँ के सोचों को, ठीक है, जो विचार है उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस। सो India's past includes interactions with many foreign cultures such as Persian, Greeks, मुगल्स एंड द ब्रिटिश। तो भारत का अगर जो हम पास्ट देखें तो वो बहुत सारे अलग अलग फॉरेन कल्चर्स के साथ क्या है, इंट्रैक्शन किया है, जैसे कि पर्शियन के साथ, ग्रीक्स के साथ, ठीक है, मुगल्स और ब्रिटिश के साथ। These influences enrich Indian culture by introducing new style in food, clothing, लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर। और ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो कहीं ना कहीं भारत के कल्चर को इनरिच किया है, अलग अलग तरह के स्टाइल के फूड को अपनाने से, कल्चर, क्लॉथिंग अपनाया है, लैंग्वेज और आर्किटेक्चर को भी अपनाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेन कल्चर है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि इसका प्रभाव हम पे देखने को मिला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुगल आर्किटेक्चर एंड ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम स्टिल इम्पैक्ट इंडिया टुडे, ठीक है, जैसे कि आज भी हमको मुगल के आर्किटेक्चर को देखने को मिलता है भारत के अंदर, ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम को हम भी अपनाए हुए हैं, ठीक है, तो आज भी ये सारा अपना इम्पैक्ट रखता है भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज एंड सिस्टम। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फैमिली सिस्टम एंड ट्रेडिशंस हैज़ बीन शेप्ड बाय हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस। तो आज के अंदर, आज जो भारत है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका जो सामाजिक संरचना है उसके अंदर हमको एक फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है, ट्रेडिशन, परंपरा देखने को मिलती है, जो कि आकार देता है, जो कि आकार दिया गया है हमारे हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस के वजह से, ठीक है, यानी कि जो हमारे इतिहास में चले आ रहे हैं जो भी प्रैक्टिसेस थे उसी को लेकर के हम यहाँ पे अपना सोशल वैल्यूज़ को मेंटेन किए हुए हैं। जॉइंट फैमिलीज, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कम्युनिटी लिविंग कम फ्रॉम एंशिएंट सोशल सिस्टम। तो जो हम जॉइंट फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं, वो सारा हमारा क्या है, एंशिएंट सोशल सिस्टम से हमारे को मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब पहले के
सामाजिक जो सिस्टम था उससे से हमको ये मिला है, ठीक है। दो सम प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड, मेनी वैल्यूज रिमेन स्ट्रॉन्ग। कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं वो बदल गए हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत सारे वैल्यूज जो है वो अभी भी क्या है, बहुत ही मजबूती से बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडियाज पास्ट हैव बीन माइग्रेशंस एंड रीजनल डेवलपमेंट्स लीडिंग टू डाइवर्स लैंग्वेज ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो भारत का जो पास्ट है उसने कई सारे माइग्रेशंस देखा है, रीजनल डेवलपमेंट्स देखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको डाइवर्स लैंग्वेज ट्रेडिशंस और कस्टम्स देखने को मिला है। इच रीजन हैज़ इट्स ओन यूनिक कल्चर। हर एक क्षेत्र का क्या है, अपना कुछ एक यूनिक कल्चर हमको देखने को मिलता है, जिसको अनोखी संस्कृति कर सकते हैं। येट ऑल आर कनेक्टेड बाई शेयर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लेकिन फिर भी सब क्या है, आपस में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन में हम समझेंगे, द कल्चर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स पास्ट। तो भारत का जो भारत का जो भारतीय सभ्यता का जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है उसके मतलब पास्ट से, ठीक है। इट्स एंशियंट ट्रेडिशंस, रिलीजियस टीचिंग्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस विथ डिफरेंट कल्चर्स हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू सेविंग मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो इसका जो, ठीक है, इसका जो एंशियंट ट्रेडिशन है, ठीक है, यानी कि हाँ हाँ जो बहुत पुरानी जो इसकी परंपरा है, ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स हैं, ठीक है, जो धार्मिक जो भी शिक्षाएं हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, ऐतिहासिक जो भी इसके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, और जो इंट्रैक्शंस हैं अलग अलग कल्चर से, ठीक है, वो सारा मिल करके भारत के जो मॉडर्न भारत का जो समाज है, ठीक है, आधुनिक जो भारतीय समाज है उसको आकार देने का काम करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शंस हेल्प अस अप्रिशिएट द रिचनेस एंड यूनिकनेस ऑफ इंडियन कल्चर। और इसी कनेक्शंस को समझना क्या करता है, हमें मदद करता है कि हम इसके जो प्रचुरता है, ठीक है, और जो एक विशिष्टता है, ठीक है, यूनिकनेस जो है भारतीय संस्कृति को, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम समझें कि किस तरह से भारत के अंदर जो सभ्यता है, ठीक है, वो कैसे पास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पास्ट से जो जुड़ा हुआ है और इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने BSOG 171 का हमने क्वेश्चन सेशन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं कराया तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको गूगल पे जाना है और shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। वहाँ से आप आसानी से यहाँ से गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जो कि 9580023321 है, और वहाँ से भी आप अपना गेस्ट पेपर नोट्स परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे।